नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लियोट्रॉपी। इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें कि कई सारा क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है। कई सारा बोले तो लेक्चर 7 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग का जो बारी है लेक्चर 7 से आगे होगा। तो आई होप तुम लोग का पहले का प्रिपरेशन कंप्लीट है और पहले का क्लास भी तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। अगर पहले का क्लास नहीं किए हो तो क्लास करना जरूरी है, सभी के लिए क्लास करना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सभी का एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। तो कॉन्सेप्ट मिला हुआ रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाए। लेट अस सी हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। हम लोग आज जो देखेंगे प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स को कैरी करता है, मतलब मोर देन वन ट्रेट को जो शो करता है, कैरी करता है, उसे हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। मल्टीपल ट्रेट्स को कैरी करता है। अब यहाँ पर देखो, ये डायग्राम से डायग्रामेटिकली यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, ये है सिंगल जीन, दिस वन इज अ सिंगल जीन। एक ही जीन अलग अलग को शो कर रहा है। कौन कौन? ट्रेट ए है, ट्रेट बी है, ट्रेट सी है, तीनों। अब ये एक आम भाषा में समझने की कोशिश करो। जैसे कि एक ही जीन है, आई कलर को भी, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यही एग्जांपल नहीं अभी आने वाला है, तुम लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर ये एग्जांपल बता रहा हूँ। एक ही जीन है, मान लो कि A3 के ऊपर 7th नंबर जीन है, वो क्या कर रहा है, हाइट को भी कॉपी कर रहा है, हाइट को भी कैरी कर रहा है, आई कलर को भी कैरी कर रहा है, लेंथ को भी कैरी कर रहा है, या कलर को भी कैरी कर रहा है। तो 3 ट्रेट से, 4 ट्रेट से, 5 ट्रेट से, कई सारा ट्रेट्स भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि इतना ही होगा। तो जब कोई एक जीन मोर देन वन ट्रेट्स को कैरी करता है या कोड करता है, तो उसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। प्रोसेस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। ओके, सो प्लियोट्रॉपी इज अ कंडीशन इन विच ए सिंगल जीन influences more than one traits is known as pleiotropy and such a gene is called pleiotropic gene। मतलब ये जो कंडीशन है जिसमें कि इस प्रकार का प्रोसेस पाया जाता है, उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और ये जो जीन इसी को कैरी करता है उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। नाउ जो कि यहाँ के इमेज से तुम अच्छे तरीके से देख रहे हो, एंड ये होता क्यों है? इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन on 2 or more interrelated metabolic pathways that contribute to formation of different phenotypes। ये होता है, इसलिए होता है कि यहाँ पर एक ही जीन जो है, ये 2 या 2 से ज़्यादा इंटररिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर इफेक्ट डालता है, और इसी का परिणाम होता है कि वो इससे अफेक्टेड होता है। एंड इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल द ट्रेट्स आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड। और इस केस में वो जो मोर देन वन ट्रेट को कैरी करता है या मोर देन वन ट्रेट को कॉपी करता है, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि सभी को बराबर इफेक्ट डाले। नो, किसी को पूरा का पूरा ट्रेट को कैरी कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, और बाकी दूसरे को हल्का फुल्का असर डाल रहा है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है सबको बराबर बराबर ये कैरी कर रहा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में इसे इन डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। Now, sometimes the effect of a pleiotropic gene is more evident in case of one trait, that is major effect, and less evident in the case of another, that is secondary effect। मतलब कई बार ऐसा होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ट्रेट को ये ज़्यादा असर डालता है जिसे कि मेजर इफेक्ट कहते हैं, और किसी दूसरे ट्रेट को हल्का फुल्का असर डालता है जिसे कि सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। मतलब मेन रूप से जिसके नाम से ये जाना जाता है उसे मेजर इफेक्ट कहते हैं, और जिसके नाम से नहीं जाना जाता, बस हल्का फुल्का उसको असर डालता है, उसे सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। राइट, सिंपल। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक दूसरा चीज बताता हूँ। तुम लोग को सभी को सर्दी जुकाम पकड़ा होगा, राइट। सर्दी खांसी जो होता है ना, वो वाला सर्दी, नाक चलने वाला सर्दी। तो देख, मेन रूप से तुम्हें क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सर्दी हो गया, राइट। लेकिन वहां पर तो मेजर इफेक्ट क्या हुआ उस वायरस का, कि तुम्हें सर्दी पकड़ा है। लेकिन अब सर्दी के साथ में और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है। सर्दी हुआ तो फीवर होगा हल्का फुल्का, डेफिनेटली, और सर्दी हुआ तो हल्का फुल्का तुम्हारा सर दर्द, शरीर दर्द भी करेगा, ये भी होगा। तो सर्दी जो हुआ है, सर्दी जुकाम, ये तुम्हारा मेजर इफेक्ट हो गया। और वो जो साइड से जो हुआ ना, हल्का फुल्का शरीर दर्द हुआ, सर दर्द हुआ,
फीवर हुआ, वो हो गया सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, ऐसे वही एग्जाम्पल नहीं, बस ये एग्जाम्पल दिए तुम लोग को समझने के लिए। यहाँ पर वो नहीं होने वाला, ये जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, मूव। अब जो यहाँ पर इंटरजेनिक इंटरेक्शंस का जो केस है प्लियोट्रॉपी, अब प्लियोट्रॉपी में कई सारा एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। कौन कौन? एक देखेंगे हम लोग पी प्लांट के केस में प्लियोट्रॉपी, दूसरा है ड्रोसोफिला के केस में प्लियोट्रॉपी, कॉटन प्लांट के केस में प्लियोट्रॉपी, एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तुम भी इंटरेस्टेड होगे, तो हम लोग जिससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो है ह्यूमन्स, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं। लेकिन ह्यूमन से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ज़्यादा आता है ड्रोसोफिला एंड पी प्लांट से रिलेटेड। लेकिन हमारे सिलेबस में जो जितना भी चीज़ें उतना तो पढ़ना ही, और इवन हल्का फल्का सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमें कोई लॉस नहीं है। ओके, लेट अस मूव। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पी प्लांट का देखते हैं। पहचानते होगे तुम लोग, इसे हम लोग कई बार देखे हैं, बार बार हमारे सामने से गुजरा है, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंटल बॉडी फॉर द एक्सपेरिमेंट इन द जेनेटिक्स। पी प्लांट, पी मटर। ओके, तो यहां पर क्या है, इन गार्डन पी जीन कंट्रोलिंग फ्लावर कलर ऑल्सो कंट्रोल्स। जो गार्डन पी होता है, पायसम सेटाब मटर, जिसका हम लोग दाल खाते हैं, वो क्या करता है, फ्लावर्स कलर को तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ ही साथ वो कलर ऑफ द सीड को भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ रेड स्पॉट ऑन द लीफ एक्जिल्स को भी कंट्रोल करता है। मतलब एक साथ में पहला नंबर, एक तो इसका जो मेजर कंट्रोलिंग है वो फ्लावर कलर के अलावा जो ये कैरी कर रहा है वो है कलर ऑफ द सीड कोट एंड रेड स्पॉट ऑन द लीफ। देखे होगे तुम लोग, जो खेत में देखे होगे, डेफिनेटली देखे होगे। तो ये जो हमारा केस है मटर प्लांट में, पी प्लांट में प्लियोट्रॉपी का। अब हम लोग आते हैं दूसरा केस ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होता है, इन ड्रोसोफिला व्हाइट आई म्यूटेशन कॉजेज डिपिगमेंटेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ड्रोसोफिला में व्हाइट आई म्यूटेशन हो जाता है, मतलब वो जीन में म्यूटेशन हो जाता है जो कि आंख का फॉर्मेशन करता है, आंख के कलर का, और जिसका परिणाम होता है कि उसका आंख जो है व्हाइट हो जाता है। ड्रोसोफिला लास्ट क्लास में भी तुम लोग को बताए थे, अभी आम का सीजन है, और जब तुम लोग आम खा के फेंक देते हो गुठलियों को, तो वहां पर देखते हो बड़ा बड़ा सा मधुमक्खी के साइज का आ जाता है मक्खी। उसी मक्खी को ड्रोसोफिला कहते हैं। अभी आसानी से मिलता है, और पार्टिकुलरली आम वगैरह खाते हैं, आम कटहल तो ज्यादा आता है, वो आता ही आता है, पता नहीं लग अंदिना वो नजर नहीं आता, अदर्स डे में वो नजर नहीं आता। अब लेकिन इस पार्टिकुलर आम के सीजन में और कटहल के सीजन में वो आराम से नजर आ जाता है। तो इसीलिए, और दूसरा क्या है कि ये जेनेटिक्स, जैसे कि पी प्लांट है, प्लांट के ऊपर जेनेटिक्स का रिसर्च के लिए, वैसे ही ड्रोसोफिला एनिमल्स में है, मतलब इस प्रकार से उस पर किया जाता है। ओके, तो क्या होता है, इसमें व्हाइट आई का तो फॉर्मेशन होता ही होता है, साथ ही साथ ड्रोसोफिला के बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में भी डीपिगमेंटेशन होता है, मतलब कलर का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, द रिसेसिव जीन फॉर वेस्टिजियल विंग्स कॉजेज वेस्टिजियल विंग्स इन होमोजाइगस कंडीशन। और इसमें जो रिसेसिव जीन होता है वेस्टिजियल विंग के लिए, वेस्टिजियल फंग के लिए, ये होमोजाइगस वेस्टिजियल कंडीशंस में वेस्टिजियल विंग का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब ये जो वेस्टिजियल विंग का फॉर्मेशन करता है, विंग मतलब पंख, ड्रोसोफिला का जो पंख होता है ना, वेस्टिजियल होता है, एकदम छोटा सा होता है, मतलब पंख के पास में ही दूसरा पंख छोटा सा होता है। तो ये क्या करता है, वेस्टिजियल विंग्स का जो जीन होता है, वेस्टिजियल विंग को तो कंट्रोल करता ही करता है होमोजाइगस कंडीशन में, साथ ही साथ और भी कुछ दूसरा चीज को भी कंट्रोल करता है। क्या क्या, टीनी विंग्स लाइक बायलेंसर बिहाइंड द विंग्स। जो मेन विंग्स है उसके पीछे में, मेन विंग्स के पीछे में बायलेंसर के जैसा छोटा छोटा विंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, उसका सर्टेन ब्रिस्टल्स का फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है, सेम होमोजाइगस विंग का, वेस्टिजियल विंग का जो जीन है। स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। एग प्रोडक्शन इज लोअर्ड, उसमें एग प्रोडक्शन भी घट जाता है, इसे भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ लॉन्गेटिविटी इज रिड्यूस, उसका लॉन्गेटिविटी भी रिड्यूस हो जाता है, कम टाइम तक के लिए वो जिंदा होता है। ठीक है, अब ये तुम लोग कॉटन को देखे होगे, जीन फॉर द लिंट इन कॉटन इन्फ्लुएंसेस। ये जो लिंट है, ये जो कॉटन का बॉल देखते हो, ये लिंट के लिए जो इसमें जो जीन होता है, ये इसके साथ साथ और भी कई सारा चीज को कंट्रोल करता है। क्या क्या चीज को कंट्रोल करता है, नंबर 1 हाइट ऑफ ए प्लांट,
प्लांट के हाइट को भी कंट्रोल करता है लिंथ के साथ साथ। साइज ऑफ द बॉल, ये मेन रूप से पंजाब, कुछ लेवल तक हरियाणा, राजस्थान, यही सब वही सब एरिया में, फिर तुम्हारा गुजरात में भी इसका प्रोडक्शन बहुत होता है कॉटन का। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, और भी कई जगह है, कुछ लेवल तक उड़ीसा में भी होता है और वेस्ट बंगाल में भी होता है। लेकिन असम में मुझे अभी तक देखने के लिए नहीं मिला कहीं पर भी कॉटन का प्लांट। कॉटन का प्लांट जो बैगन का पेड़ होता है ना, ब्रिंजाल, ब्रिंजाल प्लांट्स, उसी के जैसा होता है लगभग, और लगभग उसी के साइज का या उससे थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं बड़ा हो जाता है। मैंने जो देखा है राजस्थान में तो ब्रिंजाल के साइज का ही था, बैगन के साइज का। ओके, तो ये और चीज किसको कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड वेस्टिजियल वायबिलिटी ऑफ सीड्स। ये वायबिलिटी ऑफ सीड्स को भी कंट्रोल करता है सेम जीन। अब अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो प्लियोट्रोपी इन ह्यूमन्स क्या क्या है? नंबर 1 सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद फिनाइल कीटोन यूरिया, कार्टाजिनर सिंड्रोम एंड सिस्टिस फिब्रोसिस। सिकल सेल एनीमिया वो हसिया लाइक कचिया के डिजाइन का जो आरबीसी का साइज हो जाता है, शेप हो जाता है, उसे ही सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अभी हम लोग और भी देखने वाले हैं, इस फिर से देखेंगे। ये सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा एग्जांपल्स में आएगा। बहुत दिनों से हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये काफ़ी फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और आज भी थोड़ा सा देखेंगे। और ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये फायदेमंद भी है बहुत लेवल तक। इसीलिए तो जिस समय बना था, क्योंकि जो भी डिफेक्टिव जीन्स होता है, तुम्हें पता है कि नेचर उसे डिलीट कर देता है, खत्म कर देता है इस दुनिया से। लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया वाला जीन अभी तक चल रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो फायदेमंद है ही। ओके, मूव। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इन सिकल सेल एनीमिया द जीन्स विच कॉजेज दिस डिजीज अल्टर द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑल्सो चेंज द फॉर्म ऑफ आरबीसी। ये सिकल सेल एनीमिया वाला जो जीन होता है, आरबीसी को भी चेंज कर देता है, मतलब हीमोग्लोबिन के कंटेंट के साथ साथ आरबीसी को भी चेंज कर देता है। नॉर्मली जो आरबीसी होता है वो इस डिजाइन का होता है, देख रहे हो नीचे में, ये इस ढंग का बाइकॉनकेव साइज का होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता है, बस बीच में हीमोग्लोबिन होता है। ओके, लेकिन इन द केस ऑफ सिकल सेल ये इस प्रकार का हसिया के साइज का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो जब उसमें जाता है पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट को जब इसमें आता है प्लाज्मोडियम, तो ये इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाते, इसका लाइफ साइकिल ही यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जैसे वो इसमें एंटर करता है कि रप्चर कर जाता है ये सेल, आरबीसी सेल, और परिणाम होता है कि वो खत्म हो जाता है। ओके, मूव। फिनाइल कीटोन यूरिया। अब सिकल सेल एनीमिया के बाद आता है हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या होता है फिनाइल कीटोन यूरिया में? इट इज एन ऑटोजोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। याद रखना है क्या क्या? ऑटोजोमल मतलब ये सेक्स क्रोमोजोम पे ना होकर ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे होगा। रेसेसिव केस में ही ये असर डालेगा और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। लैक ऑफ इंजाइम इज ड्यू टू द एबनॉर्मल ऑटोजोमल रिसेसिव जीन ऑन क्रोमोजोम नंबर 12। 12 नंबर क्रोमोजोम, ऑटोजोमल 12 नंबर जो क्रोमोजोम है उसमें कुछ डिफेक्ट क्रिएट होता है 12 नंबर क्रोमोजोम के कारण ही ये, वो भी क्या, रेसेसिव केस में, रेसेसिव में। ओके, affected babies are normal at birth, but within a few weeks there is a rise in plasma phenylalanine level which impairs brain development। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा फिनाइलामीन, प्लाज्मा फिनाइलएलानिन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है, जिसका परिणाम होता है इसका ब्रेन डेवलपमेंट इंपेयर्ड हो जाता है, कमजोर हो जाता है ब्रेन। ओके, आगे The homozygous recessive individuals lacks the enzyme phenylalanine hydroxylase needed to change phenylalanine to tyrosine in liver। क्या होता है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सीलेज, याद रखना है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सीलेज का ही कमी रहता है ऐसे इंडिविजुअल्स में 12 नंबर क्रोमोसोम डिफेक्टिव होने के कारण। तो क्या होता है? जो फिनाइलएलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, लिवर में जो होता है वही नहीं होता। तो क्या होता है? जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसमें फिनाइलएलानिन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन हाइपर फिनाइलएलानिमिया
which is characterized by the accumulation and excretion of phenylalanine, phenylpyruvic acid and related compounds। ये यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाता है, प्लस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है। क्या क्या? फिनाइलएलानिन, phenylpyruvic and related, इससे रिलेटेड कंपाउंड्स। ओके, नाउ यूजुअली बाय 6 months ऑफ लाइफ सर मेंटल रिटार्डेशन बिकम एविडेंट। मतलब लगभग 6 महीना, नॉर्मल केस में 6 महीना के केस में ही मेंटल रिटार्डेशन ये दिखने लग जाता है फिनाइलएलानिन के कारण। ओके, इफ दीज चिल्ड्रन आर नॉट ट्रीटेड अबाउट 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर अनेबल टू वॉक एंड 2/3 कैन नॉट टॉक। मतलब 1/3 चिल्ड्रन चल भी नहीं सकेगा, और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो, ट्रीट किया जाएगा तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो वो चल नहीं सकेगा और 2/3 बोल भी नहीं सकेगा। ओके, अदर सिम्टम्स आर मेंटल रिटार्डेशन, डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन एंड एक्जिमा। इस केस में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन तो होता ही है, डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर होता है। हेयर जो होता है कंप्लीट ब्लैक नहीं होगा, उसमें पिगमेंटेशन सही से नहीं होगा, और साथ ही साथ स्किन और एक्जिमा का भी फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे बच्चे में। ओके, नाउ एन एबनॉर्मल कंडीशन इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय साइटस इनवर्सस। ओके, एंड देयर इज लेटरल डिस्पोजिशन। ये बता रहे हैं बच्चों, मेरे पीछे तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, कार्टाग्नर सिंड्रोम। कार्टाग्नर सिंड्रोम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के बारे में ये देख लो। तुम लोग एक सिनेमा देखे थे, इस केस में क्या होता है, स्ट्रेट के कारण हार्ट जो है लेफ्ट के जगह राइट साइड में टिल्टेड होता है। नॉर्मली हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, लेकिन ये हार्ट लेफ्ट ना रह के राइट साइड में ये टिल्ट हो जाता है, जिसे कि कार्टाजिनर सिंड्रोम कहते हैं। एक मूवी में देखे थे, आई थिंक लक था वो मूवी, जिसमें मारा था और बच गया था, है ना, कुछ ऐसा ही था। तो ये इसी का परिणाम है, उस सिंड्रोम को कार्टाजिनर सिंड्रोम कहते हैं। ओके, एंड देयर इज लेटरल डिस्पोजिशन ऑफ द विसरा सच एज ऑफ द हार्ट और लीवर और एबनॉर्मेलिटीज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस इज एंड सिनुसाइटिस। ये सारा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स में ओनली सेल जिसमें सीलिया होता है वो कौन सा है, स्पर्म सेल। तो यहाँ पर उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एबनॉर्मेलिटीज रहता है, मतलब उसमें मोर्टेलिटी नहीं होता, और मोर्टेलिटी नहीं होता है तो ये ऐसे पर्सन्स में आगे चल को इनफर्टिलिटी कॉज करता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है, ब्रोंकियोस वगैरह जो होता है उसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाता है। ओके, तो कार्टाजिनर सिंड्रोम में दीज पेशेंट्स लैक डाइनिन प्रोटीन इन ऑल देयर सिलिएटेड एंड फ्लैजेलेटेड सेल्स रेंडरिंग दीज स्ट्रक्चर्स इमोटाइल। कौन कौन? डाइन प्रोटीन्स ऐसे पेशेंट में नहीं होता, तो डाइन पेशेंट प्रोटीन नहीं होता तो परिणाम क्या होता है, जो सिलिएटेड एंड फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो बताए अभी कि पार्टिकुलरली स्पर्म सेल्स, वो मोटाइल नहीं होता, तो परिणाम वही होगा इनफर्टिलिटी। 50% चांसेस ऑफ हैविंग देयर हार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ देयर बॉडी, और ऐसे पेशेंट में 50% चांस होता है कि हार्ट जो होता है राइट साइड में होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल metabolic disorder that is controlled by single autosomal recessive gene। सिस्टिक फिब्रोसिस में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डन कंट्रोल बाय सिंगल ऑटोजोमल रिसेसिव जीन, सिंगल ऑटोजोमल रिसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। द जीन स्पेसिफाइज एन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस अ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो जीन होता है एक यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन को कोड करता है, एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस विथ एबनॉर्मली हाई विस्कोसिटी। और ऐसे पेशेंट में ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ये वाला जो है स्पेशल यूनिक क्वालिटी वाला हाई प्रोडक्शन करेगा, हाई अमाउंट ऑफ म्यूकस का, जो कि एबनॉर्मली हाई विस्कोसिटी, अगर म्यूकस एबनॉर्मल रहेगा तो हाई विस्कोसिटी भी रहेगा। एंड विस्कस म्यूकस इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेवरल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूडिंग दोज इन द स्किन दैट इज स्वीट ग्लैंड, लंग्स दैट इज म्यूकस, लीवर एंड पेनक्रियाज। मतलब स्वीट ग्लैंड, लंग्स, लीवर, ये सब में जो हाई विस्कस म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब को ये अफेक्ट डालता है सिस्टिक फिब्रोसिस में।
ओके। Abnormally high level of sodium chloride occurs in the sweat and mucus stagnates in tubules of the lungs which frequently become infected giving rise to bronchitis। अब यहाँ पर लंग्स वगैरह में, ब्रोंकियोस वगैरह में ज्यादा देर तक ज्यादा अमाउंट ऑफ म्यूकस रहता है, जो कि परिणाम होता है उसमें इन्फेक्शन वगैरह भी होता है, जिससे कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आगे, सिक्रेटिंग सेल्स इन द लीवर एंड पेनक्रियाज आर डैमेज्ड, decreasing production of fat emulsifying agents and digestive enzymes and thus interfering with the digestive and absorption of food। अब यहां पर ये क्या करता है, फैट इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है उसके साथ भी जाके इंटरफेयर कर लेता है, क्योंकि यहां पर लीवर सेल और पेनक्रिया सेल उसको भी डैमेज कर देता है। तो फैट इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और भी कई प्रकार का एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं होगा, तो यहां पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और इससे आगे आता है हम लोग का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसे कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही चीज कई सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, इसे पॉलीजेनिक। अभी क्या देख रहे थे, एक ही जीन कई सारा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा था, जिसे हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन बोले। अब यहां पर क्या है, एक ही कैरेक्टर को कई सारा जीन मिलकर कंट्रोल करता है, इसे इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइट, किस कलर, देखते हो एक ही माँ बाप का बच्चा है लेकिन सबका हाइट एक जैसा नहीं होता, एक ही माँ बाप का बच्चा है लेकिन सबका कलर भी एक जैसा नहीं होता। अब डिपेंड करता है कि कौन सा जीन कितना है, उसके आधार पे यहाँ पर कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होगा पर्टिकुलर पर्सन्स में, इसीलिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहेंगे। ओके, सी इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes in which the dominant alleles have cumulative effect। यहां पर 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 3 या उससे भी ज्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और उसका भी जो डोमिनेंट अलील्स होता है उसका क्युमुलेटिव इफेक्ट के द्वारा ये कंट्रोल होता है। ईच डोमिनेंट अलील्स एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ द ट्रेट and the full trait is shown only when all the dominant alleles are present। यहां पर प्रत्येक जो ट्रेट है, प्रत्येक डोमिनेंट एलील्स अपना ट्रेट को शो करता है, और पूरा का पूरा वो पैरेंटल और डोमिनेंट एलील का कैरेक्टर तभी शो करेगा जब सभी जीन, उसमें जितना भी एलील्स है सबका सब डोमिनेंट फेज में रहे, तो डोमिनेंट स्टेज में रहे तो। ओके, द जीन्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आर कॉल्ड पॉलीजीन्स, और जो भी जीन्स इसमें इनहेरिटेट हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे पॉलीजीन्स हम लोग कहेंगे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसलिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहेंगे। एंड इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, इसे मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहेंगे। लेट अस सी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, जो अभी हम पढ़े कि क्या होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। एग्जांपल्स, kernel color in wheat, cob length in maize, skin color in human beings, height in human beings and milk and meat yields in animals। ये सब का सब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, द ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आर समटाइम्स नोन एज metric traits because they can be measured in terms of unit of size, height, weight और number। क्योंकि ये साइज, हाइट, नंबर, वेट में इसको काउंट किया जाता है, इसलिए इसको मेट्रिक ट्रेट्स भी कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। याद रखना, कई बार क्वेश्चन मेट्रिक ट्रेट के नाम से भी पूछा गया है। ओके, आगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएशंस बिटवीन द पैरेंटल टाइप। ये पैरेंटल टाइप जो है उसका इंटरमीडिएट कई सारा फॉर्म्स होगा, उसका फॉर्मेशन करता, बहुत ज्यादा उसका इंटरमीडिएट फॉर्म्स रहता है। एंड ए क्रॉस बिटवीन 2 प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स डज नॉट प्रोड्यूस डोमिनेंट ट्रेट ऑफ वन पेरेंट बट इंस्टीड एन इंटरमीडिएट ट्रेट इज एग्जिबिटेड। यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट है इमीडिएट पेरेंट का, वो शो ना करके, मतलब वो भी बहुत रेयर केस में शो करता है, लेकिन इंटरमीडिएट फेजेस जो होता है वो बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मेशन होता है। ओके, इन F2 generations apart from the 2 parental types there are several intermediate types of which link the 2 parental traits
बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, क्योंकि यहां पर सारा कैरेक्टर्स एक साथ में आके मिक्स होता है, मिलता है, इसीलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, द डोमिनेंट polygenic alleles which contribute to the expression of the trait are called contributing alleles, while the recessive polygenic alleles are known as a non contributing alleles। यहां पर जो डोमिनेंट alleles है जो कि कंट्रीब्यूट करता है मेन रूप से कैरेक्टर फॉर्मेशन में, उसे कंट्रीब्यूटिंग alleles कहेंगे, और जो रेसेसिव alleles है जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करता है उसे नॉन कंट्रीब्यूटिंग alleles कहेंगे। ओके, क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय जे कॉलड्यूटर्स, याद रखना, जे कॉलड्यूटर्स इन केस ऑफ हाइट इन टोबैको एंड एफ गाल्टन इन केस ऑफ हाइट एंड इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन बींग्स। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर प्लांट्स की बात करें तो टोबैको प्लांट में सबसे पहले जे कॉलड्यूटर के द्वारा खोजा गया था, और अगर एनिमल्स की बात करें तो जे एफ गाल्टन के द्वारा ह्यूमन बींग्स में ये डिस्कवर किया गया था। निल्सन एहले ऑब्टेन्ड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन केस ऑफ कर्नल कलर इन व्हीट। निल्सन एहले सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कर्नल कलर ऑफ व्हीट में ये डिस्कवर किया था। ओके बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, इसका पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो शामिल नहीं हो शामिल होना। प्रत्येक दिन एमसीक्यू रहता है, उसमें 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू रहता है प्रैक्टिस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ क्विज। तो तुम सभी को उस क्विज को देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, और नीट का एग्जाम में अगर दिए तो, नहीं दिए तब तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर नीट का एग्जाम दिए तो उसमें काफी हेल्प मिलेगा। ओके सो अब है इन मोनोजेनिक और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस द फिनोटाइप्स आर। अगर हम लोग मोनोजेनिक या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करते हैं, मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर रेशियो क्या आता है 2, 3:1, वहां पर सिंगल जीन के लिए फिनोटाइप आता है। और अगर हम लोग बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, अगर 2 जीन रहता है तो वहां पर 9:3:2, 3:1, मतलब 4 यहां पर ट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन द केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है 3 होता है, 1:2:1 इन केस ऑफ 1 पॉलीजेनिक पेयर। ओके, और 5 होता है इन केस ऑफ 2 पॉलीजेनिक पेयर्स। अगर 2 पॉलीजेन पेयर है तो उसमें 5 होता है, क्या होता है 1:4:6:4:1, ये रेशियो होता है। अगर हम लोग 3 पॉलीजीन की बात करते हैं तो 7 होगा। ये फिनोटाइप बोल रहे हैं, जीनोटाइप नहीं बोल रहे हैं। जीनोटाइप तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, जीनोटाइप और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या है देखो 1:15:20:15:6:1, ऐसे ये उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये सब चीज उतना नहीं आता, खास करके यहां से, लेकिन फिर भी अगर एक बार देख लोगे तो ज्यादा बेटर है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट टाइप्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉलीजीन्स बट द नंबर ऑफ पैरेंटल टाइप्स रिमेन द सेम। जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ जीन्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, मतलब पॉलीजीन्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस भी बढ़ता जाएगा, इंटरमीडिएट टाइप्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जो पैरेंटल टाइप है उतना ही रहेगा। क्या 1 होमोजाइगस वाला और 1 रेसेसिव वाला, बस वो एक ही एक रहेगा। ओके, अब है कि ये पॉलीजीन जो बोल रहे हैं ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे ये बना। सो पॉसिबल ओरिजिन ऑफ पॉलीजीन इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम पार्ट, मतलब हो सकता है ये क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन के कारण बन गया हो, या पॉलीप्लॉइडी और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब ये तो हो गया होगा पॉलीप्लॉइडी, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। डुप्लीकेशन, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशंस, ये सब म्यूटेशन के टाइम में ही आएगा। बोले तो जेनेटिक्स में ही डिटेल में पढ़ेंगे, खास करके जिसमें लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ने लग जाएंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने का तो वही चैप्टर का नंबर बारी है, चैप्टर नंबर 6 वही है। म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग जीन्स हैविंग सिमिलर इफेक्ट, अब म्यूटेशन हो गया जो कि सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला जीन है, तो उस केस में भी ऐसा होता है। अब कर्नल कलर इन व्हीट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या है। निल्सन एहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड द इनहेरिटेंस ऑफ कर्नल कलर इन व्हीट, तो निल्सन ने सबसे पहले कर्नल कलर ऑफ व्हीट को इन्वेस्टिगेट किया था। एंड कर्नल कलर इन व्हीट इज डिटरमाइंड बाय द 3 पेयर्स ऑफ जीन, 3 पेयर ऑफ जीन के द्वारा ये डिटरमाइंड होता है। अगर हम लोग ह्यूमन स्किन कलर की बात करते हैं तो इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट इन केस ऑफ नेग्रो
कॉकेशियंस इंटरमैरिजेज इन जमाइका एंड मुडा दैट इज मलेशिया। नेग्रो और कॉकेशियन का इंटरमैरिजेज हुआ, मतलब एक प्योर ब्लैक, नेग्रो जानते हैं कि प्योर ब्लैक, ऐसा ब्लैक और ऐसा व्हाइट के साथ शादी करा के हुआ। ह्यूमन स्किन कलर इज कॉज्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन, और ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है ये पिगमेंट मेलानिन के द्वारा होता है, मेलानिन पिगमेंट से होता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ मेलानिन इज ड्यू टू द 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स ए, बी एंड सी। अब देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, यू कैन सी। अभी देखे तो यहाँ पर प्योर व्हाइट है ना, इसी की शादी करवा दिया गया इस व्हाइट के साथ में, है ना। ये जोरदार वाला व्हाइट है, तुम लोग को नजर आ रहा होगा, मेरे जस्ट ऊपर है। अब मेरे से कंपेयर मत करना, ओके, हम तो इंडियन हैं इस केस का नहीं है, ओके, क्योंकि उसके जस्ट नीचे में हम खड़े हैं, तो ये मत समझना कि हम ही से कंपेयर कर लो इसको। अब यहां पर देखो क्या है, इसका मैरिज करवाया गया, ये प्योर व्हाइट का मैरिज करवाया गया इसको प्योर ब्लैक के साथ, ऐसा ही ब्लैक नजर आ रहा है ना। तो अब जो इसका जो बच्चा हुआ ये क्या हो गया, मुलाटो, मुलाटो कलर का हो गया, मतलब दोनों के बीच में। और ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम ऐसा होगा, ये है नेग्रो, ये है प्योर व्हाइट, ओके। सी इफ ए ब्लैक दैट इज वेरी डार्क ए बी बी सी सी एंड ए व्हाइट और वेरी लाइट स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी individuals marry the offspring or the individuals of affluent generation, so intermediate color often called mulatto, that is AABBCC, okay। when two such individuals of intermediate color, मतलब इसके जैसा marry, the skin color of the children will vary from very dark or black to very light or white, मतलब very मतलब बहुत काला से व्हाइट की तरफ जाएगा और काफी कम व्हाइट से काफी व्हाइट के साथ में जाएगा। यू कैन सी हियर, यहां पर भी तुम लोग देख सकते हो अलग अलग डिजाइन है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, द टोटल 8 एलील्स कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल इन द गैमेट फॉर्मेशन ऑफ 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप कंट्रीब्यूटेड इनटू द 7 फिनोटाइप। यहां पर 8 प्रकार का अलग अलग एलील्स का फॉर्मेशन होगा, डन। यहां पर 27 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ जीनोटाइप होगा, 27 तरह का जीनोटाइप होगा और 7 तरह का फिनोटाइप होगा। क्या क्या होगा 7 तरह का, देखो नंबर 1 वेरी डार्क, 6 डार्क होगा, 15 फेयरली डार्क होगा, 20 इंटरमीडिएट होगा, फिर से 15 फेयरली लाइट, 6 लाइट और 1 वेरी लाइट। इसका इस प्रकार से देख लो, यहाँ पर अगर हम लोग इसका क्रॉसिंग करवाएंगे वेरी लाइट और वेरी डार्क को, तो कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि तुम यहां पर देख रहे हो। ऐसे इसको इतना ज्यादा करना पॉसिबल नहीं है कि तुम अच्छे तरीके से कर सको, इतना ज्यादा अच्छे तरीके से करना संभव नहीं है, इसीलिए हम पहले से करके तुम्हें यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं ताकि तुम लोग देख सको। इसका पीडीएफ फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा और इसे अच्छे से सेव करके रख लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे के लिए हम लोग कल करेंगे, ओके। तो तुम लोग थोड़ा सा इसको एक बार रीडिंग जरूर मार लेना, एक बार रीडिंग मार लेना, पीडीएफ कुछ देर के बाद में मिल जाएगा, तुम्हें एक बार रीडिंग करना है ताकि भूल ना जाओ। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है वैसे बच्चों का जो कि रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स भी रहता है, कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट का जवाब देने के लिए। और दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप में क्विज रहता है प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का क्विज रहता है, उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करो और उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। क्विज भी आता रहेगा, प्लस ये जो पढ़ा रहे हैं इसका भी पीडीएफ उस ग्रुप में भी आता है, ओके। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।